Hello everyone. In last video, we discussed about Battle of Buxar and Battle of Plassey. This is the video of Chapter 1, Part 2, Standard 9. Chapter name is Rise of British Rule in India. So in this video, we are going to discuss about the expansion of the company rule. तो बैटल ऑफ बक्सर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली तो उसके बाद उनके पास दीवानी राइट्स मीन्स कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू आ गया बंगाल रीजन का, बिहार रीजन का और उड़ीसा रीजन का। उसके बाद उनका प्लान था कि अभी ब्रिटिश रूल को यहाँ इंडिया में और एक्सपांड करना। उसके लिए उन्होंने 1773 एडी में एक एक्ट पास किया जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अब जो भी बंगाल का गवर्नर बनेगा वो बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी के जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है या जो भी डायरेक्शन कंट्रोल है वो एक गवर्नर जनरल के हाथ में रहेंगे। मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे और उनके जो काउंसिल थे वो भी डायरेक्ट ये जो गवर्नर जनरल रहेंगे उनके अंडर में वर्क करेंगे। और ये उनका प्लान इसलिए था क्योंकि अभी यहाँ से उनको पूरे इंडिया में अपना कंपनी का एक्सपांड करना था। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 एडी अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल was made the Governor General and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai, Madras Governor and his council were brought under him. Thus, Warren Hastings became the first Governor General of India. ये उनका फोटो है वॉरेन हेस्टिंग का। ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वैग। यह है हैदर अली का फ़ोटो जो मैसूर के नवाब थे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने मराठा और ये मैसूर में हैदर अली के साथ में वॉर की। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। दोनों के साथ में एक साथ में लड़ना ये इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम था। उसके बाद जो आए वो आए कॉर्नवालिस। ये है कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान। दिस इज द फोटो ऑफ टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो हैदर अली तो पावरफुल थे, मराठाओं में शिवाजी थे वो पावरफुल थे, और हैदर अली के बाद उनके सन टीपू सुल्तान वो भी बहुत पावरफुल थे और उनको बोला जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठा एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान को डिफीट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि नवाब थे, निज़ाम्स जो थे वो और मराठास जो थे, इंदौर के निज़ाम्स और मराठास जो थे उनके साथ में हाथ मिला लिया। टीपू कुड नॉट विथ अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। अब टीपू सुल्तान जो थे वो अकेले इन लोग के साथ में बैटल कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली। कौन सी ट्रीटी थी? तो वो थी ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल। ये है उनकी फ़ोटो सर जॉन शोर। ये जितने भी पिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें से एक भी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। ड्यू टू सम रिगिड पॉलिसीज अडोप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो सर जॉन शोर जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर शोर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो उनके बाद जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और उनका प्लान था कि कंपनी को मैक्सिमम पावरफुल इंडिया में बनाना है।
For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system. तो ये subsidiary alliance system क्या है वो हम देखते हैं पहले. So this is Wellesley. Subsidiary alliance system की जो condition थी, the condition of the system and the state adopted under this are shown in this table. तो यहाँ पे वो policies की जो condition थी वो और जो state ने adopt की थी यहाँ नीचे, ये सब स्टेटों ने जो ये पॉलिसी एक्सेप्ट की थी उनके नाम है. तो पहले हम कंडीशन देख लेते हैं. तो द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम. तो जो भी ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगा उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेन आर्मी प्रोवाइड करेगी. सेकंड जो कंडीशन थी वो थी, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश. अब जो भी स्टेट ये सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा वो आर्मी प्रोवाइड करेगा, और अगर आर्मी प्रोवाइड नहीं की अपनी खुद की तो इक्विवेलेंट इनकम वाले स्टेट प्रोवाइड करेगा ब्रिटिशर्स को. यानी अपने किंगडम के जो भी ऐसे रीजन है जहाँ से रेवेन्यू अच्छी आती है वो ब्रिटिशर्स को देगा. विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेग वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट. ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना कोई भी स्टेट का किंग या नवाब दूसरे स्टेट के किंग या नवाब से कोई भी ट्रीटी नहीं कर सकता है या कोई भी वॉर नहीं कर सकता है. देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. जो भी स्टेट जो भी किंगडम ये एक्सेप्ट करेंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, उनके असेंबली में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. तो यहाँ पे प्राइवेसी नहीं रही, जो भी बात होगी वो ब्रिटिशर्स को पता चलेगी. अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. दूसरे स्टेट से यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं रख सकते. तो ये स्टार्टिंग में कैसा था, एक स्वीट पॉइजन जैसा था कि ब्रिटिश आर्मी आएगी वही हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमें कुछ नहीं करना है. तो जो नवाब और किंग्स थे उनको स्टार्टिंग में ये अच्छा लगा कि चलो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सब ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. और इस चक्कर में निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर, इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर ली. अब ये सिस्टम का इफेक्ट आ रहा है वो देखना है. दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company. तो ये एक्चुअली में एक प्लान था, एक जाल बिछाया था जिसमें जो भी स्टेट ये पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश रूल में चले जाएंगे. और इस तरह से वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रोविंस को कंपनी में ऐड करके कंपनी को एक्सपांड किया. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को ये एक्सेप्ट करने के लिए बोला पर टीपू सुल्तान ने मना कर दिया. फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक मैसूर इन 1799. तो 1799 में जब टीपू सुल्तान ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया ये सिस्टम, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1799 में मैसूर पर अटैक कर दिया. ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो 3 मैसूर वॉर में ब्रिटिश डिफीटेड हुए, पर फोर्थ में टीपू सुल्तान वो बैटल हार गए और उनकी डेथ हो गई. तो इस तरह से वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी वो स्वीट पॉइजन का काम कर गई. यहाँ पे ये क्लियर दिखेगा कि किस तरह से वो जाल में फंसे. आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल. ही वैग्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू जॉइन द आर्मी. हेस्टिंग फॉट अ बैटल विद द पिंडारास एंड टूक कंट्रोल ओवर देम. With the third Maratha war, the supremacy of company was established. क्योंकि यहाँ पे शिवाजी हारे थे. In comparison to earlier Governor General, William Bentinck is known as a liberal Governor General
तो इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल आए, उसके बाद ये जब विलियम बेंटिक आए तो उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी लिबरल थी, इसलिए उनको बोला गया लिबरल गवर्नर जनरल. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity. उनको ऐसा लगा कि अगर फोर्सफुली सब पॉलिसी अप्लाई होगी तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते हैं. सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स. इसलिए उन्होंने बाकी जो गवर्नर जनरल जो भी थे उन्होंने जो स्टेप्स लिए उससे अलग तरीके से स्टेप्स लिए. उन्होंने कोऑपरेट करना चालू किया. बहुत सारे लॉज थे वो विलियम बेंटिक के थ्रू बने, हमारी सोसाइटी के फेवर में भी बने, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. अब जो हमें बात करनी है ये दूसरी एक पॉलिसी है जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के नाम से पहचानी जाती है. तो उसके बारे में देखते हैं. Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. This is a photo of Lord Dalhousie. He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. Dalhousie ने जो पॉलिसी अप्लाई की वो थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. एनेक्सेशन यानी जॉइंट होना. किस तरह से जॉइंट होना, तो ये टेबल में ये डिटेल है. एनेक्सेशन बाय वॉर यानी वॉर करके जॉइंट करना, इसमें पंजाब और लोअर बर्मा जॉइंट हुए. एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, यानी अगर कोई राजा मर गया और उनका खुद का कोई लड़का नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो रीजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐड हो जाएगा, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत, नागपुर ये सब स्टेट थे. झांसी की स्टोरी रानी लक्ष्मीबाई की तो सबको पता है. एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, कुछ स्टेट को ऐसा बोला गया कि आप बराबर मैनेजमेंट नहीं करते हो, इसलिए आपके स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज किया जाता है. वैसा था अवध. एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन, यानी आपकी टैक्स देना हमें बाकी है, ऐसे रीजंस देके निज़ाम्स के जो प्रोविंस थे उसको एनेक्स किया. एंड एनेक्स टू एंड नेम सेक रूल, तो खाली नेम सेक रूल के रीजन से एनेक्स किया कर्नाटका एंड तंजौर को. तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेट जो थे वो अलग अलग रीजन से डेलहाउजी ने अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर दिए. बिसाइड्स बीइंग एन इम्पीरियलिस्ट, डेलहाउजी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट. तो डेलहाउजी एक इम्पीरियलिस्ट ही नहीं था, वो एक रिफॉर्मिस्ट भी था. द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई थाने 1853 AD उन्होंने चालू की. वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड चालू हुई. एस्टाब्लिश अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट. English education etc. were all introduced during his tenure. ये जितनी भी वस्तु चालू हुई वो डेलहाउजी के टाइम में चालू हुई. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. ड्यू टू राजा राम मोहन राय एंड और वो टाइम के दूसरे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी वजह से डेलहाउजी के टाइम में चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया और विडो रीमैरिज चालू हुआ. Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. तो बैटल ऑफ प्लासी अगर हम नहीं हारते तो पॉसिबल है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इतना एक्सपांड नहीं होता. पर 1757 से 1857 के रिवोल्ट तक पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरे इंडिया पे रूल करने लगी. बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स. दिस वाज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857. पर ये जो वो लोग कर रहे थे उससे हमारे लोग डिससेटिस्फैक्शन थे, जिसका सबसे पहला रिजल्ट उनको मिला 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तब. तो इस तरह से इंडिया में ये जो कंपनी रूल है वो एक्सपांड हुआ. अब इसकी इम्पैक्ट हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुई.
तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुई? When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an invaluable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. तो जो इंडिया प्रॉस्परस कंट्री था वो 100 ईयर्स का अगर हम एवोल्यूशन करते हैं तो पता चलता है कि इतना प्रॉस्परस कंट्री एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया इंग्लैंड के लिए, और एक मार्केट बन गया कि इंग्लैंड में जो प्रोड्यूस होता था फैक्ट्रीज़ में जो गुड्स वो यहाँ पे सेल हो. बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रो सिल्क, सुगर, जूट, मसलिन 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. तो जो बंगाल इतना सारा मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, कॉटन है, सिल्क है, शुगर है, जूट है, मसलिन है, वो बंगाल बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ड्यूल पावर पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज़ की वजह से उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो चली गई. तो ये ड्यूल पावर पॉलिसी क्या थी? तो ड्यूल पावर पॉलिसी इन गुजराती इट इज़ नोन एज द द्विमुखी शासन was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. तो बंगाल में ये पॉलिसी सबसे पहले अप्लाई हुई, ड्यूल पावर पॉलिसी. उसके थ्रू उसमें क्या था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स है वो ब्रिटिशर्स के पास है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब को करनी है. अब इसकी वजह से होता क्या था कि ब्रिटिशर्स को मनी मिल रहा था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और उधर नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पर उनके पास पैसे नहीं होते थे. इस तरह करके नवाब की पूरी ट्रेजरी खाली हो गई, और जितने भी नवाब थे बंगाल के वो खाली नाम के नवाब रहे, बाकी एक्चुअल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था. तो ये हुई ड्यूल पावर पॉलिसी. Thus the British got the power without any responsibility, and the Nawab had the responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal economically. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी की वजह से, अनफेयर पॉलिसी, उसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे, पेशेंट थे, वो डेबिटर बन गए. अब उनके पास खुद का कुछ नहीं था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज. हमारे टैक्सेस के ऊपर हमारे क्लोथ के ऊपर हैवी टैक्सेस डाल दिए. दे अडोप्टेड वेरियस deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. तो उन्होंने ऐसी रूल्स और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई. डिसीटफुल मीन्स कि जो चालबाजी करते हैं, कपट करते हैं, वैसी पॉलिसी. द इंडियन आर्टिशियन बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉय. हमारे जो आर्टिशियन थे वो गरीब हो गए और अनएम्प्लॉय हो गए. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contract for providing definite quantity of cloth in a short period. जो कंपनी के ट्रेडर्स थे वो हमारे जो फार्मर्स थे उसको फोर्स, हमारे जो वीवर्स थे उनको फोर्स करते थे कि उनको कैसे भी करके क्लोथ प्रोवाइड करना है, वो भी शॉर्ट टाइम में. इफ़ द वीवर रिफ्यूज ही वुड बी पनिश बाय बीइंग लेस और जेल. अगर कोई वीवर मना करता तो या तो उसको जेल में बंद किया जाता या तो उसको मारा जाता. बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रियलेंट एंड प्रॉस्परस. तो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब इंडिया के जितने भी विलेजेस थे वो प्रॉस्परस थे, सेल्फ डिपेंड थे. बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर में ये जितने भी हमारे विलेजेस थे वो डिपेंडेंट हो गए, गरीब हो गए. ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन
ये एक बेनिफिट हमें मिला इंडिपेंडेंस के बाद। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस। क्योंकि रेलवे लाइन चालू हुई, स्टीमर्स चालू हुई, टेलीफोन लाइन चालू हुई, इसकी वजह से ये जो पोर्ट्स रीजन थे उनका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ। तो ये थी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल। अब सोशल इम्पैक्ट क्या थी वो देखते हैं। तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर चालू हुआ, लोगों ने पढ़ना चालू किया, इंग्लिश में एजुकेशन चालू हुआ। इसकी वजह से हमारे जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम के वो क्लियर हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट। In the Indian society, certain wrong social customs, rites, and rituals were prevalent during the time, this time, like sati system, female infanticide, child marriage, etc. तो ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी सोसाइटी में ये सब रॉन्ग सोशल कस्टम्स चालू थे। राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, behram ji Malbari, etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers। तो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके जो राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, behram जी मलबारी, ये जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने लॉज पास करवाए ये सब बैन करने के लिए। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एग्लिसाइड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो जो इंग्लैंड में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था वैसे ही इंडिया में होता था, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ी जो इंग्लिश जानते हो। इसकी वजह से यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने चालू किया। इंग्लिश एजुकेशन बिगन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैक्यूलिस एंडेवर्स। As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata। ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे चालू हुई जहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन दिया जाता था। पर ये जितना भी होता था वो हमारे लिए नहीं था, ये जो भी था वो ब्रिटिशर्स अपने लिए कर रहे थे। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन लेने की वजह से एक पूरा सोसाइटी में एक इंग्लिश जानने वाला क्लास डेवलप्ड हुआ जिन्होंने और पढ़ा। उसके बाद फ्रीडम क्या है, किसको रूल करना बोलते हैं, किसको स्लेव बोलते हैं, ये सब मीनिंग हमको पता चले। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। तो यही जो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश हमें सिखाया वो लास्ट में उनके अगेंस्ट ही गया। क्योंकि एक ऐसा एक साइकोलॉजी एक ऐसी है कि अगर आपको आपके दुश्मन को डिफीट करना है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज सीख लो। अगर आपको उसकी लैंग्वेज आ गई तो आप इजीली उसको डिफीट कर सकते हो। यहाँ ब्रिटिशर्स ने खुद अपने बेनिफिट के लिए हमें इंग्लिश सिखाई। उसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि उनकी लैंग्वेज जान के अब हम उनकी सब स्ट्रेटजी समझने लगे और अब हम उनका ओपोज करने लगे। तो ये चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, हमें क्या पता चलता है ये चैप्टर से कि thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी वो ग्रीडीनेस की वजह से, प्रॉस्पेरिटी की वजह से आई थी। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड बेड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly provide to the beneficial for India। तो कंपनी ने जो पॉलिसी अडोप्ट की थी वो क्या थी कि इंग्लैंड को उनको प्रॉस्परस करना था इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। और उन्होंने जो भी रिफॉर्म्स किए एडमिनिस्ट्रेशन में वो फाइनली इनडायरेक्टली
हमारे लिए वो बेनिफिशियल हुए। जैसे कि रेलवे लाइन चालू की तो इंडिपेंडेंस के बाद हम यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश एजुकेशन से हमें पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। टेलीफोन लाइन चालू हुई, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसको बोलते हैं वो हमें पता चला। तो हमने काफ़ी बातें सीखी, पर हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी और हमारा जो नॉलेज था, रियल नॉलेज जो हमारा, जो इंडिया को ऑलरेडी प्रॉस्परस बना चुका था, वो हम भूल गए। यह सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट हुआ। और गांधी जी ने तो वहाँ तक बोला है कि इंग्लिश एजुकेशन लेना यानी कि अपने आप को खुद ही गुलाम बनाना। वो अपोज करते थे इंग्लिश एजुकेशन का, पर फिर भी वो टाइम ऐसा था, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए हमें जो ब्रिटिशर्स ने कहा वो टाइम पे वो हमें करना पड़ा। आगे भी बहुत सारी स्टोरी बाकी है। इसके बाद क्या क्या होता है, किस तरह से हमें फ्रीडम मिली, वो सब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। पर ये चैप्टर के लिए इतनी डिटेल इनफ है। अब आपको क्या करना है कि ये वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है, और जो भी आपके सजेशंस हैं या तो कमेंट्स है वो आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसमें हम वर्ल्ड वॉर की बात करने वाले हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बात है, बहुत ही बढ़िया वो वीडियो बनने वाला है। तो रेडी रहना आप। तब तक आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी कमेंट है वो मुझे करनी है और सजेशंस भी देने हैं। तब तक घर में ही रहना है, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, और टेक्स्ट बुक की PDF या तो हार्ड कॉपी हो तो उसमें से ये एक बार रिफ़र कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।